जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे विधि का शासन। विधि के शासन पर हमने चर्चा की है क्योंकि ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बनने वाला एक मानसिक अभिरुचि के तहत टॉपिक है और ये टॉपिक इतना व्यापक है कि आपका एज अ यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है केस स्टडी के रूप में या एक इथिकल पेपर के रूप में। हमने चर्चा की थी कि विधि का शासन लागू करने का सर्वोच्च कर्तव्य किसका है। सर्वोच्च कर्तव्य विधि के शासन को लागू करने का आपका सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है। विधि के शासन को प्रभाषित कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय इसे प्रभाषित कर लागू करने का निर्देश देती रही है, यानी विधि के शासन को। लेकिन पुलिस तंत्र की कई खामियों इसके क्रियान्वयन में बाधक बन रही है, यानी पुलिस तंत्र में कुछ खामियां ऐसी हैं ताकि विधि के शासन को सही तरीके से लागू करने में थोड़ा सा क्षमता कम हो रही है, असक्षमता को उभार कर आ रहा है। वही समझते हैं आगे कि आज ये आवश्यक हो गया है कि हम अपनी न्यायिक तथा पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए विचार करें। क्यों? क्योंकि विधि का शासन हो, चाहे अपराध नियंत्रण हो या सामाजिक या सांप्रदायिक सौहार्द हो, इन सभी को बनाए रखने के लिए समाज में पुलिस तंत्र में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। वहीं भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसके रहते देश में विधि के शासन की स्थापना असंभव है। क्यों? भ्रष्टाचार अगर होगा तो भ्रष्टाचार की विधि के शासन को एक तरीके से छीड़ करता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढांचागत सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है, यानी विधि के शासन में ढांचागत सुधार और प्रशासन में पुलिस तंत्र में भी ढांचागत सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। वही लोकतंत्र में विधि का शासन होना जरूरी है क्योंकि शासन की इस प्रणाली में मत्स्य न्याय को मान्यता नहीं दी जाती है। मत्स्य न्याय का मतलब है कि जिसकी लाठी उसका भय, मतलब जिसकी बहस उसी की लाठी। इस तरह से एक मुहावरा है कि मतलब जिसका डंडा है उसी का जोर चल रहा है, वही जिसको चाहे मार रहा है। एक तरीके से छोटी मछली कहते हैं कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। मत्स्य न्याय अपना ही वर्चस्व स्थापित करना, हर जगह अपने आप को ही बड़ा दिखाना, वो इस प्रणाली में एक तरीके से वो समाज में विभाजन का पार्ट बन रहा है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रभुत्वशाली तथा वंचितों के बीच दूरी को पाटने का एकमात्र उपाय विधि के शासन की स्थापना है। इसके माध्यम से ही समाज में समरसता एवं सौहार्द की स्थापना संभव है, यानी विधि का शासन होने से काफ़ी हद तक समाज में एकता और सौहार्द की स्थापना होना संभव है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत विविधता का संपोषक देश है, क्योंकि भारत विविधता भरा देश है। वहीं इसकी विविधता ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे कि कानून तोड़ने वाली शक्तियां अपने लाभ के लिए शोषण व भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, यही कारण है कि सामाजिक विषमता को समाप्त कर कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विधि का शासन स्थापित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं विधि के शासन में जनता को समानता दी जाती है। विधि के शासन में जनता को समानता दी जाती है। शासन का संचालन कुछ व्यक्तियों की इच्छा से होकर विधि के द्वारा किया जाता है। शासन का जो भी संचालन किया जाता है वो एक तरीके से व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है कि विधि का शासन है, विधि का शासन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। वही समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सूत्र दिया गया है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरीके का सूत्र दिया गया है। ये सूत्र तभी सफल होगा जब विधि प्रभावी हो। विधि प्रभावी होना यानी विधि का शासन सही तरीके से लागू होना। सही तरीके से लागू होगा तभी हमारा ये समाज जो सुचारू रूप से चल पाएगा। समाज का सुचारू रूप से चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो अधिकतर गतिविधियों में हमारे बाधाएं आएंगी, चाहे वो सामाजिक उन्नति हो या राजनीतिक उन्नति हो या आर्थिक उन्नति हो, उन सभी में बाधा आएगी काफ़ी हद तक। इसलिए समाज में सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छी तरीके से विधि के शासन को लागू करना होगा। वहीं विधि के शासन में सिद्धांतों की व्याख्या नागरिकों के हित में की जाती है। ठीक है, जनहित में खास का स्थान आम ले लेता है। मैंने पहले ही बताया था कि जनहित में खास का स्थान आम ले लेता है, क्योंकि विधि का शासन एक आम प्रणाली है, आम लोगों के लिए अच्छी तरीके से व्यक्त करता है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं हम किस तरीके से विधि का शासन हमारा लागू हो रहा है। विधि के शासन में किस तरीके से हम समझते हैं। विधि के शासन की अपनी कई विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। विधि के शासन की अपनी कुछ विशेषताएं, इन पर हम किस प्रकार चर्चा करेंगे, हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले है विधि की सर्वोच्चता।
विधि की सर्वोच्चता किस प्रकार है, विधि की सर्वोच्चता को किस प्रकार हम देख सकते हैं, कि क्या क्यों देख सकते हैं इसको, क्योंकि विधि की सर्वोच्चता भारतीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च एक तरीके से स्थान प्राप्त करती है। भारतीय शासन प्रणाली में विधि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति व सरकारी अधिकारी को सर्वोच्चता नहीं है, व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को सर्वोच्चता नहीं है। सरकारी अधिकारी मनमाने तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्हें विधि द्वारा स्थापित नियमों के अंतर्गत ही अपना कार्य करना एक तरीके से संपादन करना चाहिए। विधि की सर्वोच्चता इतनी अधिक है, वहाँ ऑफिस हो या कोई भी कार्यालय हो, व्यक्ति विशेष या पद विशेष को ध्यान में नहीं रखा जाता, एक तरीके से आपके कानून को ऊपर रखा जाता है। कानून से बढ़कर कोई भी तत्व नहीं है समाज में। विधि का शासन इसलिए महत्वपूर्ण है। एक विशेषता रही आपकी विधि के सर्वोच्चता। आगे विशेषताओं को पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी विशेषता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता को हम एक इस प्रकार समझते हैं कि कानून सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, एक कानून इक्वल ही होना चाहिए, यानी कोई अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऊंचे तबके का इंसान है, उसको कम सज़ा मिल रही है, गरीब इंसान को कम सज़ा मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं विधि की दृष्टि में देश का प्रत्येक नागरिक समान है, किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी के लिए समान कानून एवं न्याय व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रत्येक व्यक्ति देश के कानून एवं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति और कानून के प्रति एक तरीके से समर्पित होना चाहिए कि कानून से सर्वोपरि कुछ भी अवधारणा नहीं है। वहीं आगे समझते हैं कि मानव अधिकारों का रक्षक कौन है? विधि का शासन। मानव अधिकारों का रक्षक विधि का शासन है। एक विशेषता इस प्रकार भी है। मानव अधिकारों, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विधि का शासन इन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। विधि का शासन इन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि शासन के लक्ष्यों की घोषणा किस प्रकार है। शासन के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के ध्येय को स्पष्ट घोषित करती है। विधि के शासन के 4 प्रमुख ध्येय हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। यानी विधि के शासन के 4 प्रमुख एक उद्देश्य हैं, वो शासन के में एक तरीके से शासन के लक्ष्यों को घोषित करते हैं कि न्याय, सबको इक्वल ही न्याय मिलना चाहिए, सबको इक्वल न्याय मिलना चाहिए, सबको अच्छे से न्याय मिलना चाहिए, तो वही छोटा बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से देखते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी को लिंग, जाति या भेद के अनुसार या किसी और पद प्रतिष्ठा के अनुसार उसको अलग अलग न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधि का शासन समानता को ज़्यादा महत्वपूर्ण संज्ञा देता है। वही आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने समझा विशेषताओं के बारे में, हमने अभी व्यापक चर्चा की है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं विधि के शासन की। अब कुछ प्रश्न बनते हैं, 1-2 हम उन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना आप कोरिलेट कर पाए हैं। कि पहला जो आपका प्रश्न बनता है कि भारत में विधि का शासन किस रूप में है। आपके ऑप्शन है संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। कि विधि का शासन भारत में किस रूप में है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल या सोशल। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका संवैधानिक, कि जो हमारा विधि का शासन है संवैधानिक है। संविधान में आपका विधि के शासन को पूर्ण रूप से व्यक्त किया गया है। आपका दूसरा प्रश्न बनता है इसी टॉपिक से कि किस प्रकार के समाज में विधि के शासन की ज़रूरत महसूस होती है। किस प्रकार का शासन होगा, समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी या विभेदकारी। आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें से किस प्रकार की ज़रूरत होगी तब हमें विधि के शासन की महत्वपूर्णता को व्यक्त करना होगा। विभेदकारी। आपका थर्ड प्रश्न है भारतीय संविधान ने विधि का शासन को कैसा अधिकार माना। भारतीय संविधान ने विधि के शासन को कैसा अधिकार माना। मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा कि मूल अधिकार है हमारा विधि का शासन, कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारा सही आंसर है मूल अधिकार के रूप में। वहीं आगे समझते हैं कि विधि का शासन किसके प्रभावी होने पर लागू हो सकता है। न्यायालय के, प्रशासन के, पुलिस के, ये सभी। तो
आपका जो करेक्ट आंसर है ये सभी, कि न्याय प्रशासन पुलिस के प्रभावी होने पर विधि का शासन एक तरीके से लागू हो सकता है। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं कि विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है। विधि का शासन को सामान्य कानून माना गया है या सर्वोच्च, विवादास्पद या असहज। तो आपके विधि के शासन को मैंने बताया है कि सर्वोच्च कानून माना गया है, विधि के शासन को सर्वोच्च कानून माना गया है। ये आपके 5 प्रश्न बन रहे थे, इससे जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स बने हैं आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम और डिटेल में चर्चा करते रहेंगे जो भी यूपी पुलिस यूपीएसआई में मानसिक अभिरुचि के तहत बनने वाले टॉपिक हैं। जय हिंद, जय भारत।